हेलो स्टूडेंट, ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का वीडियो नंबर 5 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। यदि हम पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया हमने, तो उसमें यह देखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले होती क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? वो एनर्जी जो कि किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के एटम से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे तो एनर्जी कम चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे तो एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस घट रहा होता है। तो जब एटॉमिक रेडियस घटता है तो क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। यहाँ पर लिखेंगे हम आगे द आयोनाइजेशन enthalpy of transition element. Ionization enthalpy of transition elements are higher than s block elements but lower than p block element. क्लियर है? क्योंकि बीच का है जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बीच में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए इसका जो भी प्रॉपर्टी, अब क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है। जब लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा तो इसका मतलब पहले कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एस ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और डी ब्लॉक की एस ब्लॉक की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। पी ब्लॉक की क्या होगी? डी ब्लॉक की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट रीजन क्या होगा। इसका रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर रीजन देखेंगे। रीजन the increase in ionization enthalpy is due to increase in nuclear charge बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही। क्लियर है? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट बट लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगा और डी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होगा। क्यों भाई? बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर? लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। इसका मतलब डी ब्लॉक बीच में है, सबसे ज्यादा पी ब्लॉक का होगा, फिर डी ब्लॉक का आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सबसे कम एस ब्लॉक। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। दिमाग में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को उसके बाहरी कक्षा से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ वन दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन, तो ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स
exhibit all transition element exhibit a great variety या all transition elements exhibit variable oxidation state। सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि सभी संक्रमण तत्व जो हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, वेरिएबल होती है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या इनकी होती है। सिंपल सा मतलब है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती क्यों होती है, रीजन, इसका कारण देखें। तो रीजन क्यों परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्योंकि जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बंद बनाने में भाग लेते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होती है क्यों, क्योंकि एस और डी, एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बंद बनाने में भाग लेते हैं। तो सिंपल सा रीजन है द वेरिएबल, बस इतना आपको याद रखना है, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन state of transition elements are due to the participation of N s and n-1d, यानी कि s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, yes n s and n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो आप सिंपल से सबको में लिख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या या ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होती है क्योंकि जो है s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते। तो ये रीजन के साथ आपको इनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, विथ रीजन आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके अलावा अब एक चीज और, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तो हम बात कर रहे हैं। अब कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, देखिए डी ब्लॉक में एक एलिमेंट है ऑस्मियम, ऑस्मियम की ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है +8। ऑस्मियम जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, हाईएस्ट। इसके अलावा मैग्नीज को देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 से लेकर के +7, +2, +3, +4, +5, +6, +7। क्यों, क्योंकि हम मैग्नीज में देखें तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 4s2 and 3d5। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। यदि s के दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में केवल s के इलेक्ट्रॉन भाग ले लें बॉन्डिंग में तो क्या हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या +2। यदि d का एक इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया तो +3, फिर दूसरा ले लिया तो +4, उसके बाद आप चौथा लिया आपका तीसरा तो +5, +6, +7। तो सातों इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्डिंग में भाग ले लिए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 से लेकर के +7 तक। क्लियर, आई बात समझ में। एक चीज और, अब लोअर हायर भी मतलब कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या आपकी +1 से लेकर के +8 तक हो सकती है, तो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। तो लोअर ऑक्सीकरण संख्या कब होगी, लोअर का मतलब +1, +2, +3 कब होगी, जब यस +1 या +2 कब होगा, +1 या +2 ऑक्सीकरण संख्या तब होगी जबकि केवल s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे बॉन्ड बनाने में, और +3 से लेकर के +8 तक तब ऑक्सीकरण संख्या होगी जबकि d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं। आई बात समझ में, क्लियर। क्यों, अब जब पेयरिंग होती है तो क्यों नहीं d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फिर जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, अब इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। क्लियर, आई बात समझ में। इसके अलावा देखेंगे हम स्कैंडियम जो है, डी ब्लॉक में स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोस्ट कॉमन होता है सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ करके स्कैंडियम में। तो यहीं पर आगे देख लेंगे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम देख लें तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है स्कैंडियम को एक्सेप्ट स्कैंडियम
ऑल एलिमेंट्स हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ करके। क्लियर? तो आप अपने दिमाग में बस इतना रखिए कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होती। क्लियर है? तो +2 +3 +4 +5 +6 +7। क्लियर बात समझ में आ गई? जैसे स्कैंडियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, फिर टाइटेनियम पहुंचे तो वहां पर +2 हो गया, +3 हो गया। क्लियर? बेरिलियम पहुंचे तो वहां फिर बढ़ गया, ऐसे बढ़ता जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैग्नीज के बाद ये घटना शुरू कर देगा। जैसे ही आप हाफ फील्ड तक पहुंचेंगे, हाफ तक मतलब हर ट्रांजिशन सीरीज के 1 से लेकर के 5वें तक पहुंचेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। और जब 5वीं से आप 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएंगे तो ऑक्सीकरण संख्या घटने लगती है। तो सबसे बिगिनिंग में बढ़ती है और लास्ट में घट जाती है ऑक्सीकरण संख्या। ट्रांजिशन सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो पहले ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी और फिर घटेगी। क्लियर बात समझ में आ गई? यानी कि यदि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक बढ़ेगा और मैग्नीज के बाद जो है आपके आयरन से फिर जो है निकिल जिंक तक ऑक्सीकरण संख्या घटने लगती है। तो हाफ तक बढ़ती है फिर घटने लगती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों पाई जाती है और कब बढ़ती है और कब घटती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वन दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या यूं कहिए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अक्सर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? तो उप सहसंयोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक। इसके आगे वाला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है जिसको हमें बहुत डिटेल में स्टडी करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एक चीज और आप दिमाग में रखिए। अब आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में आपके 4 ब्लॉक है, S, P, D और F। S ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। P ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? लेकिन D ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे हैं जो आयनिक भी बनाते हैं, कोवैलेंट भी बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं। यह ब्लॉक के एलिमेंट भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारा D और F ब्लॉक ऐसा है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है और मोस्टली D ब्लॉक के एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं और हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कौन-से कंपाउंड को ही स्टडी करना है। तो उप सहसंयोजन यौगिक एस ब्लॉक के एलिमेंट नहीं बनाते, पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं बनाते। कौन बनाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ कौन बनाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो इतना तो दिमाग में फीड हो गया कि हाँ भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं हमको ये देखना, क्या कारण है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इसके रीजन को समझने के लिए आपको दिमाग में याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है या उप सहसंयोजन बंध क्या होता है, तीनों को एक बार हम रिपीट कर लेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा ले लेगा, जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक बॉन्ड को साइड कर दिया। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध की। तो कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही किसकी वजह से बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। पर दोनों में अंतर क्या है? यदि दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं तो हम दो नाम क्यों हैं, फिर एक ही रहे। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं। बट क्या होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग जो है दोनों एटम से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 एटम चाहिए। तो 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होगी, यदि बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बराबर संख्या में होती, जैसे एक ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे भी 1 दिया, एक ने 2 दिया तो दूसरे ने भी 2 दिया, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब हम कोऑर्डिनेट की बॉन्ड करते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, बट दोनों एटम के बीच में कोई एक अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कराएगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेंगे, दूसरे के नहीं भाग लेंगे। किसके लेंगे? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता हो जाएगा। और जिसके पास ऑर्बिटल खाली होगा, जिसके पास ऑर्बिटल, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ऑर्बिटल होने चाहिए। कैसे ऑर्बिटल होने चाहिए? बैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। बैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी इलेक्ट्रॉन लेगा, और अब इलेक्ट्रॉन बैकेंट होगा तभी लेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है बैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्स में देंगे। तो जब जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास बैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जब बैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, रिक्त डी ऑर्बिटल उपस्थित होगा, तो बड़े आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और आ करके जो है इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में आके उस ऑर्बिटल में आ जाएंगे जहां पर कि जो हमारा ऑर्बिटल बैकेंट, जो ऑर्बिटल रिक्त है, तो रिक्त ऑर्बिटल में बैकेंट ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुए। तो जो डी ऑर्बिटल्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इनके पास बैकेंट डी ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लिखते हैं यहाँ पर कि द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, the compounds of transition element, compounds of transition elements, the compounds of transition elements form complexes। कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्यों भाई? रीजन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों बनाते हैं, तो देखेंगे इसका रीजन क्या है। सब बस एक ही रीजन है, सिर्फ आपको लिख देना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंट डी ऑर्बिटल, बैकेंट डी ऑर्बिटल, बस एक लाइन का रीजन। कभी भी एग्जाम में पूछे तो आपको लिख देना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्सेस क्यों बना रहे हैं? देखिए इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन, लेकिन क्या निकल के आया? क्योंकि इनके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं एंड दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर? आई बात समझ में? इस चीज को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे ये याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज कलर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कलर्ड कंपाउंड बनाना, कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड आयन बनाना, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्यों कहने का मतलब, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो रंगीन यौगिक या रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन सब से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड, लिखेंगे द कंपाउंड्स of transition elements are usually colored both in solid and in aqueous state, एक्वस सॉल्यूशन। तो जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड होते हैं जनरली, ज्यादातर किसमें? सॉलिड में भी और एक्वस में भी, ठोस में भी और जली विलयन में भी ये
जो होते हैं कलर्ड होते हैं। क्यों कलर्ड होते हैं भाई, हमको ये रीजन देखना है। तो रीजन देखेंगे क्यों ये कलर्ड होते हैं, और कलरलेस भी होते हैं। तो देखेंगे कलर्ड होते हैं क्यों। पहला तो रीजन है ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन को पढ़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पर समझ लीजिए, डी ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जंप कर जाना। जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी में जंप कर जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन लौटते हैं तो डिफरेंट कलर शो करते हैं, इसी वजह से वो कलर होते हैं ये। लेकिन इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे इसमें आगे वाले चैप्टर में। डी ट्रांजिशन, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल। लेकिन जो मेन है वो क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसको आप याद रखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस, इसको याद रखेंगे और इसको अप्लाई भी करेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब जैसे मैं इस पर बेस्ड एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि जो मैग्नीज है Mn2+, ये जो है ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, लेकिन Zn2+ जो है ये कलरलेस है। देखिए क्वेश्चन इस पे बेस्ड में बता रही हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मैग्नीज जो है रंगीन है, रंगीन आयन है, लेकिन जो Zn2+ है वो रंगीन है, कलरलेस है। क्यों, रीजन वाई, आपको रीजन देना है। तो रीजन देना है तो कैसे कह देंगे भाई, हमारे दिमाग में है ही कि कलर्ड कंपाउंड क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखें कि अब इसको सॉल्व करना है, इसको कलर्ड, इसको कलरलेस तो करना, तो हमको इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें, जैसे मैग्नीज Mn2+, तो मैग्नीज को देखें, मैग्नीज कितना होता है एटॉमिक नंबर 25, क्लियर है। Mn2+ हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपका 4s2 3d5, लेकिन Mn2+, का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या हो गया 4s0 और क्या बच गया 3d5। 3d5 का मतलब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहीं पर हम Zn2+ को देखें तो Zn2+ में क्या हो जाएगा, 30 होता है, तो 4s0 एंड 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 3d10 का मतलब हो गया कि पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब पूरा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब पेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कलर्ड है, इसलिए क्या है ये कलर्ड है, जबकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये कलरलेस है। तो आप क्या लिख देंगे कि मैग्नीज के पास 5, Mn2+ के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये कलर्ड है, लेकिन Zn2+ के पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सब के सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो वो आपका कलर्ड होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कलरलेस होगा। नेक्स्ट वीडियो में